दिस इज़ पार्ट सेकेंड ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या होता है, मेनली कैसे स्प्रेड होता है, मेन कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं, कौन से ऐसे पोल्यूटेंट हैं जो मेनली वाटर को पोल्यूट करते हैं। इन सभी चीज़ों का ओवरव्यू हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर लिया था। पार्ट फर्स्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मेनली हम डिटेल में डिस्क्राइब करने वाले हैं कौन कौन से ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से वाटर पोल्यूशन डे बाई डे इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। यहाँ से देखते हैं इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस। ये सबसे मेजर एक पॉल्यूटेंट है जो कि इंडस्ट्रीज से निकलने वाले जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, वो मेनली वाटर को पोल्यूट करते हैं। तो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक बोथ पोल्यूटेंट प्रेजेंट इन इफ्लुएंस फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, माइनिंग एंड मील्स। तो इंडस्ट्रीज से निकलने वाला, माइनिंग और मील से निकलने वाला जो भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो भी इफ्लुएंस होते हैं, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस जिन्हें हम नाम दे सकते हैं, वो सभी एक मेजर पॉल्यूटेंट बनते हैं जो कि वाटर पोल्यूशन करते हैं। द पॉल्यूटेंट्स इंक्लूड सॉइल, ग्रीस, प्लास्टिक, प्लास्टिसाइजर्स, मेटालिक वेस्ट, फिनॉल, टॉक्सिन्स, सॉल्ट डाई एंड डीडीटी। तो इतने मेजर चीज़ें हैं जो पॉल्यूटेंट के रूप में फैक्ट्रीज से, मील से और माइनिंग से हमें देखने को मिलती हैं। ये सब वेस्ट मटेरियल हैं। बहुत सारे टॉक्सिन्स हो सकते हैं, फिनॉल्स हो सकते हैं, डाइज, डीडीटी हो सकता है, प्लास्टिक, ग्रीस और ऑयल। ये सभी चीज़ें वेस्ट मटेरियल है और वाटर को पोल्यूट करती हैं। फिर देखते हैं सेकेंड पॉइंट, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड वेस्ट फ्रॉम द कोल माइन इज अ सीरियस पोल्यूटेंट दैट इंक्रीजेज द हार्डनेस ऑफ वाटर। जो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये एक तरह का एसिड वेस्ट है जो कि कोल माइन से निकलता है और एक बहुत ही बड़ा सीरियस पोल्यूटेंट है। पोल्यूटेंट मीन्स जो ऐसे सब्सटेंसेज, ऐसे केमिकल जो पोल्यूशन को कॉज करें। तो ये वाटर पोल्यूशन को कॉज कर रहा है, तो ये वाटर पोल्यूटेंट है और ये वाटर की हार्डनेस को बढ़ा देता है, अल्टीमेटली वाटर को पोल्यूट कर रहा है। जब वाटर की हार्डनेस बढ़ जाती है तो ड्रिंकिंग के लिए, अदर पर्पसेस के लिए वाटर बिल्कुल भी सेफ नहीं होता, वाटर अनफिट हो जाता है। तो वाटर की हार्डनेस को ये पॉल्यूटेंट बढ़ा देता है। फिर देखते हैं ये सभी जो दिए हुए NaCUG, Hg, PB are heavy materials और metal effluents discharged from the industries। मीन्स इतने सारे जो मेटल्स हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंडस्ट्रीज से वेस्ट मटेरियल के रूप में एक्सट्रैक्ट होते रहते हैं, निकलते रहते हैं और ये हैवी मेटल्स हैं। ये हैवी मेटल्स जब वाटर में मिल जाते हैं तो वाटर बहुत ही ज़्यादा जो है हार्मफुल हो जाता है, अनसेफ हो जाता है यूजेस के लिए। फिर देखते हैं सेकंड है एग्रीकल्चर डिस्चार्ज। एग्रीकल्चर से जो डिस्चार्ज होता है उससे कैसे वाटर पोल्यूशन होता है। केमिकल्स यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज्ड इन डिजीज कंट्रोल एंड देयर डिस्चार्जेस रीच इनटू द वाटर बॉडीज। एग्रीकल्चर में ज़्यादातर फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। जो पेस्ट आ जाते हैं पेड़ पौधों में, क्रॉप में, तो पेस्ट को मारने की जो दवा होती है उसे पेस्टिसाइड कहते हैं। तो पेड़ पौधों में, क्रॉप में पेस्टिसाइड डाली जाती है, फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं। तो एग्रीकल्चर का जो भी वेस्ट निकलता है जब वो वाटर बॉडीज़ में, रिवर्स में, लेक्स में, वो सब मिलता जाता है तो उस तरह भी वाटर पोल्यूट होता जा रहा है, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स मिले हुए हैं। पेस्टिसाइड्स हो जाए चाहे फर्टिलाइजर्स हो जाए, इसमें इतने ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं क्योंकि पेस्टिसाइड्स जनरली बनाया गया है पेस्ट को मारने के लिए। तो जहाँ पे भी किलिंग का कोई एक्शन आ रहा है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स का यूज़ होता है। जब ये वाटर में मिक्स हो जाते हैं तो ये वाटर को बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल बना देते हैं और अल्टीमेटली पोल्यूट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स। मॉडर्न एग्रीकल्चर रिलाई ऑन वाइड रेंज ऑफ सिंथेटिक केमिकल विच इंक्लूड डिफरेंट टाइप ऑफ fertilizer, pesticides, weedicides. These chemicals along with their waste are washed off land through irrigation, rainfall, drainage, reaching into rivers, lakes where they disturb the natural ecosystem। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये भी बहुत ही मेजर पोल्यूटेंट है वाटर पोल्यूशन का। कैसे? जितना ज़्यादा अब मॉडर्न एग्रीकल्चर का टाइम आता जा रहा है उतना ज़्यादा लोग सिंथेटिक केमिकल्स पे या सिंथेटिक आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स पे डिपेंड होते जा रहे हैं। तो ये सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, वीडीसाइड्स क्या होते हैं? पेड़ पौधे की अगर आपने क्रॉप देखी हो तो जो क्रॉप हम लगा रहे हैं उसके अलावा जो अनवांटेड प्लांट निकल आते हैं, जो हमने लगाया नहीं लेकिन अपने आप निकल आते हैं, उन्हें हम वीड्स कहते हैं। तो वीड्स को मारने के लिए वीडीसाइड्स यूज़ करी जाती हैं। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल केमिकल से मिलकर बनी हुई होती है। तो ये सभी केमिकल्स जो क्रॉप में डाले जाते हैं और इरीगेशन जब किया जाता है क्रॉप का तो वाटर के साथ वो फ्लो आउट हो जाते हैं और अल्टीमेटली वाटर को पोल्यूट कर देते हैं। तो ये भी पोल्यूटेंट का काम करते हैं। थर्ड पॉइजन इज नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। नाइट्रेट
फर्टिलाइज़र यूज्ड ऑन सॉइल एंटर आवर वेल एंड पॉन्ड्स। जो भी क्रॉप में नाइट्रेट के फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, नाइट्रेट केमिकल जहाँ पर भी आ जाएगा वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, वाटर को पूरी तरह से अनसेफ बना देता है। दीज वाटर्स आर वेरी रिच इन नाइट्रेट, इट इज़ नॉट ओनली मेक अनफिट फॉर ड्रिंकिंग वाटर बट ऑल्सो कॉज डिजीजेस। मतलब ये वाटर को सिर्फ पल्यूट ही नहीं करते, सिर्फ हार्मफुल ही नहीं बनाते, बल्कि इस वाटर का इंटेक जो भी कर लेगा उसे डिजीज़ से सफ़र होना पड़ सकता है। तो ये कुछ यूजेस थे, यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट। द नाइट्रेट ऑफ दीज वाटर आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स इन आवर बॉडी बाय माइक्रोब्स इन इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे जितने भी नाइट्रेट्स जो है वो वाटर में मिक्स हो जाएंगे, तो जब उनका इंटेक किया जाएगा तो वो इंटेस्टाइन में जाके कन्वर्ट हो जाते हैं, नाइट्रेट्स के बाद नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दीज नाइट्राइट्स देन कंबाइन विद हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड। फिर जब ये इंटेस्टाइन में जो नाइट्रेट्स थे वो नाइट्राइट्स में जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो हीमोग्लोबिन से, हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन से कंबाइन हो जाते हैं टू फॉर्म द मिथेग्लोबिन। फिर ये मिथेग्लोबिन बन जाते हैं विच इंटरफेयर विद द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। द डिजीजेस कॉल्ड द मिथेनोग्लोबिनो एनीमिया। इससे क्या होता है, जो हमारे हीमोग्लोबिन में ये नाइट्राइट्स जुड़ जाते हैं, मिथेनोग्लोबिन बन जाते हैं, तो ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमारे ब्लड की छीन लेते हैं और जितनी कम ऑक्सीजन हमारी बॉडी में सप्लाई होगी उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। तो ये जो डिजीज़ है इसका क्या नाम होता है, मिथेनोग्लोबिन एनीमिया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अ पर्सन कंटेन 0.8% ऑफ मिथेनोग्लोबिन वेयर एज दिस लेवल रीचेस टू 10% इन ब्लड इन दिस डिजीज। 20% अबव कॉजेज हेडेक, अबव 60% देयर बिगिन अनकॉन्शियसनेस एंड स्टिफनेस, एट 80% डेथ अकर्स। मीन्स ये जो कंसनट्रेशन है मिथेनोग्लोबिन की, कितनी कितनी कंसनट्रेशन पे क्या क्या साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। 0.8% पे मिथेनोग्लोबिन की कंसनट्रेशन में हल्का सा ही साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। 10% अगर है इसकी क्वांटिटी मिथेनोग्लोबिन की ब्लड में तो सीरियल कुछ डिजीजेस देखने को मिल सकती है। 20% है अगर तो सीवियर हेडेक देखने को मिल सकता है। 60% अगर मिथेनोग्लोबिन की प्रेजेंस है आपके ब्लड में तो अनकॉन्शियसनेस हो सकती है, स्टिफनेस हो सकती है, मेंटल रिटार्डनेस हो सकती है, और 80% पे आपकी अल्टीमेटली ये फैटल हो सकता है, इसकी डेथ हो सकती है। फिर देखते हैं, पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स आर वेरी सीरियस पोल्यूटेंट फॉर वाटर पोल्यूशन, दे आर वेरी टॉक्सिकेंट्स एंड डेंजरस टू इकोसिस्टम। जो पेस्टिसाइड्स हर्बिसाइड्स क्रॉप में यूज़ किए जाते हैं वो वाटर में फ्लो आउट हो जाते हैं, और ये जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है ये अल्टीमेटली सबसे सीरियस पोल्यूटेंट है और वाटर को बहुत ज़्यादा पोल्यूट करता है, पूरे इकोसिस्टम को पोल्यूट करता है। क्योंकि इकोसिस्टम कैसे कनेक्टेड है वाटर में, जितनी भी वाटर बॉडीज़ जो लिव कर रही हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी वाटर में होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जितने भी होते हैं, उनके लिए हार्मफुल है। जब वो उनकी डेथ हो जाएगी तो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। इस तरह से जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस्ड मैनर में नहीं चल पाएगा। थैंक यू।